Okay, great. Yes, sir. Okay, let's have a recap what all we have learned. We have started the chapter our environment, and then we have come to know about there are two components of environment, biotic and abiotic. Biotic means all the living components like plants and animals, and abiotic is all the non-living components. Okay, what all comes in non-living components like soil, then air, water, and all these things are abiotic components. After that, we have done types of environment. There are two types of natural and human-made environment. We're just having a quick recap, and then we have done four rings of Earth. First one we have done was lithosphere. Lithosphere. What is lithosphere? The land part, the land or the rocky or the outer crust of Earth is lithosphere. लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए, so that's why we have done lithosphere. After lithosphere we have done hydrosphere. Hydrosphere is what? Water part. As you all know that 97% of earth 97% of water which is present on the earth is of no use, because that is sea water. Only 3% of water is for the use of livelihood of the people. That is fresh water, or the water of rivers and ponds. So in hydrosphere, what we have done, we have seen all the water bodies which are present on the earth. Let it be lake, pond, canals, rivers, sea and all. That comes under hydrosphere. And then after that, we have done atmosphere. And what is atmosphere? A, a thin envelope of air around the earth is known as atmosphere. जो अर्थ ने ग्रेविटी से जो अपने एयर का एक सतह बना रखी है अपने चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. So these three things which we have done. And then what is biosphere? What is biosphere? Biosphere is nothing but the combination of all three elements which interact with each other. जब लैंड पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, पानी को वो यूज करते हैं, पानी हमें भी जरूरत है पानी की, और प्लांट्स को भी पानी की जरूरत है, ठीक है ना, क्लियर. और जो एयर ब्रीथ करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जब तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो ये क्या फॉर्म करती है? बायोस्फीयर फॉर्म करती है, क्लियर. जहाँ पे लिविंग और सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है. तो मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ द बायोस्फीयर इज फॉर्म. ठीक है, अर्थ में लैंड होगा, वाटर होगा और एटमॉस्फेयर होगा, तो ऑटोमेटिकली बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है. सन, ऑब्वियसली सन की जरूरत है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, और फिर वो फूड हमारे कंज्यूम करने के लिए. इवन वी यूज टू गेट विटामिन डी आल्सो, बट सन इज नॉट ऑन अर्थ. सन इज अ डिफरेंट स्टार. तो दैट्स व्हाई अर्थ तो ये तीन चीजें प्रोवाइड करती है जो अर्थ पे मिलती है. एंड अपार्ट विद द हेल्प ऑफ सन, बायोस्फीयर में लाइफ feasible. So this was a quick recap. You can just connect the things and reconcile the things. We have done hydrosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And in atmosphere we have done the water cycle also. That how does he, जैसे सी या फिर रिवर का वाटर इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन के बाद जब वो भाप बन के ऊपर जाता है तो देन इट फॉर्म्स क्लाउड बनते हैं. एंड वन क्लाउड्स यूज्ड टू कूल डाउन. कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? वाटर की फॉर्म में वो गिरता है, क्लियर. और फिर वो जो वाटर है, बहुत बारी क्या होता है कि वाटर भी क्या, जैसे जो हिल एरिया है वहाँ पे जो वाटर है वो किस फॉर्म में गिरता है? स्नो के फॉर्म में गिरता है. और वहाँ पे ढेर सारी स्नो डिपॉजिट होती है, जैसे गंगोत्री होगी, यमुनोत्री होगी, वहाँ पे ढेर सारी स्नोफॉल होती है. और वो स्नोफॉल होती है और जैसे ही उसमें स्नो पे धूप पड़ती है तो धीरे धीरे करके स्नो पिघलना शुरू करती है. और पिघलना शुरू करती है तो उससे क्या होता है? पहाड़ों से पानी आना शुरू हो जाता है. और इसी तरीके से जितनी भी हमारी मेन रिवर्स है, मेन स्ट्रीम रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सो मेनी रिवर्स वी आर हैविंग बीन्स एंड ऑल दैट. तो वो सारा क्या है? वो सारा इसी तरीके से काम करती है. जो भी वहाँ पर स्नोफॉल या फिर रेन हो गई है, और रेन के बाद वो वाटर जो है क्या कर रहा है? हिल से डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे आते हुए सारे शहरों से होते हुए जाके लास्ट में वो क्या होता है? सी पे जाके एंड होता है.
और फिर वापस सी का वाटर इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, एंड देन ये साइकिल, वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है और हमारे को फ्रेश वाटर मिलता रहता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट नाउ द पोर्शन, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, हम वाटर पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वाटर की क्राइसिस हो रही है। तो दैट्स वाई nowadays we have to use water very economically. हमें बहुत सोच समझ के वाटर यूज करना चाहिए। एंड वाटर इज ऑल्सो वॉट, जैसे बाकी मिनरल है, पेट्रोल है, डीजल है, वाटर इज ऑल्सो मिनरल, प्रकृति ने हमें दिया है। तो अगर एक बारी जैसे आपने पेट्रोल को अगर वेस्ट कर दिया, या आपने डीजल या कोल को वेस्ट कर दिया, तो वो कभी वापस नहीं आता। तो सिमिलरली जो जो क्लीन वाटर है उसको भी आप एक बारी वेस्ट कर देंगे तो काफी फिर वापस आने में उसको काफी टाइम लग जाता है, ये साइकिल पूरे होने में। So that's why we have to save water. So keep this in also mind, that water is equally important for the life and one should save water. Okay, then we have done the biosphere, and in biosphere, the what biosphere is integration of all the three realms: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, and the various life forms and their relationship. It is in this zone that life exists. ये वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, कि जहाँ पर क्या है, लैंड है, एटमॉस्फेयर है, और उसके साथ साथ एयर के साथ साथ और क्या, वाटर है। ये तीन बेसिक एलिमेंट्स है और जहाँ पे लाइफ रह सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट कम हो जाएगा तो लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी। तो जहाँ पे ये तीनों चीजें तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। Thus the living world which compromises plant, animal, human being, as well as microscopic organisms, extend through all these zones to from biosphere. This extensive variety of life that exists on Earth is termed as biosphere. ये क्या है, इसको biosphere कहते हैं, यहाँ पे life exist कर रही है। Biosphere is called the life-giving realm of Earth. This makes the Earth a unique planet. जितने भी planets हैं, because in our solar system there are totally 8 planets including Earth. In that planet only Earth is having life. एंड अगर उसके आप रीजंस पूछो तो रीजंस काफी हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि अर्थ में एयर है, बाकी प्लैनेट्स में एयर नहीं है, तो एयर बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए। अर्थ इज हैविंग सॉइल, ओके, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट what is the most required thing is that कि जो अर्थ है वो एक प्रॉपर ऐसे डिस्टेंस पे है सन से जिससे लाइफ अटेन हो सकती है। सपोज अगर आप मरकुरी की बात करो, क्लियर, मरकुरी क्या हो जाएगा, सन के बहुत पास हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट। सिमिलरली अगर हम नेपट्टून की बात करें तो नेपट्टून क्या है, सन से बहुत बहुत दूरी पर है। जब जितना ज़्यादा दूरी पर है तो वहाँ पर क्या होगा, इतने ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट तो पहुँचेगी नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा। क्लियर, वहाँ का टेम्परेचर कम होगा ना, वहाँ पे ठंड, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ अ स्नो प्लैनेट वाला, वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पे लाइफ नहीं है। एंड नॉट ओनली जस्ट द एनवायरमेंट, मतलब सन के डिस्टेंस तो है ही जरूरी, उसके साथ साथ जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी जो थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ है वो वहाँ पे सस्टेन कर रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो इन ऑल द रिस्पेक्ट only earth and the planet earth can have life. Clear? So that is equally important. None of the planet are having life. Okay, now let us see this diagram. अब जो हमारी जो एयर है, जो हम सांस लेते हैं, जो जनरल एयर है हमारी, जैसे आप भी बैठे हैं जिस कमरे में, उसमें किस तरीके की कॉम्पोजिशन है, एयर में कौन सा पार्ट कितना है। अगर आप देखो तो एयर में जो है सबसे ज्यादा जो है मात्रा हमारी जो नॉर्मल एयर है उसमें है 78% ऑफ एयर इज कैरिंग नाइट्रोजन। 78% of air is having nitrogen. Okay, and then 1% helium, carbon dioxide, hydrogen and other gases. और बाकी जितनी gases हैं वो कितनी है? Those are 1%. Okay, clear? And oxygen, how much oxygen is there? How much oxygen is there? 21% of oxygen is there. अगर आप देखो तो पूरे उसमें ऑक्सीजन कितनी है? 21% of oxygen is there. 21%, only 21% of oxygen is there. So
In that manner also, you can see the composition of air. Okay, so this could be done, and if possible, you can make these diagrams. Okay, and just along with the class, do one thing: try to make notes and make the diagrams also. And why diagrams are important in studies? Diagrams are equally important in studies. Why? Because diagrams, because human brain, हमारा brain इस तरीके से काम करता है that we are having very good response toward picture. Picture जो है वो हम जल्दी कैच कर लेते हैं, हमारे दिमाग में रिटेन कर जाते हैं. जो रिटन टेक्स्ट है वो रिटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इन दैट मैनर अगर आप ये डायग्राम्स बना लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके नोट्स बना लें, उससे आपके रिटेंशन और रिमेम्बरेंस है दोनों बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी. सो दैट वुड बी. So we're going to proceed further. So biosphere तो आपको पता लग गया, all the land form where the life is possible. So that is what? That is biosphere. And what does and how the life is possible in biosphere? The life is possible in biosphere because biosphere is having the combination of all the three elements. And what are all the three elements? And all the three elements due to which the life is possible constitutes of what all things? It constitutes of, first thing is land. Land is equally important. Apart from land, what else they are having? They are having, apart from land, they are having atmosphere. Atmosphere is equally important. Why atmosphere is important? Atmosphere is important because atmosphere gave us air to breathe. So the air portion we are having from atmosphere. And along with atmosphere, what is the next important thing which we require for our living? The next important thing which we require for our living is, the next important thing which we require for our living is, can anyone answer? Land, air, and the last thing is? Okay, you can unmute yourself. Let us make this class more interactive. Okay, so let me answer this. Land, air, and water. The last thing is water. And the combination of all these three things with the help of sunlight gives us what? Gives us biosphere. Okay, so is that clear? Okay, now we're going to proceed further. Okay, this was how, this shows the composition of air. Okay, how the air we breathe is composed of 78% of nitrogen, 21 oxygen, and 1% of helium, carbon dioxide, and other gases, including some dust particles also. This diagram shows us the biosphere, land, atmosphere, and water, all these three things. Okay, the natural, okay, human beings. Okay, let us do some chapters and we'll come back to this checkpoint. Ecosystem. Okay, ecosystem. We have just about to begin ecosystem. Okay, now what is an ecosystem? Ecosystem basically means because an organism doesn't live on itself. एक organism अपने आप रह नहीं सकता. There is a one or a different kinds of ecosystem which lives together. Okay, जैसे अगर आप humans में देखो, human का ecosystem क्या होता है? We used to go for cropping. हम plants को crop करते हैं, then we used to consume them as our food. Then we used to return them back with some manure, and again the plants crop up. So this is a life cycle. Similarly, once we come to any kind of forest, there are so many of life cycles which are going on. So that becomes an ecosystem. And distinct zone in biosphere with their own physical and biological environment is called ecosystem. Okay, clear? जितने भी organism है, both biological और physical, वो अपना एक ecosystem form करते हैं. Both living and non-living things around us interact with each other to form ecosystem.
all the living and non-living things interact each other to form an ecosystem. The plant and animal found in one ecosystem may be different from those found in another. जो प्लांट और एनिमल होते हैं जो एक इकोसिस्टम में होते हैं, दैट आर डिफरेंट इन अदर इकोसिस्टम. ऑल इकोसिस्टम मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जितने भी इकोसिस्टम है वो जो है वो एक बैलेंस बना के रखते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का among biotic and abiotic component. This is known as ecological balance. ये जो है एक बैलेंस बना के रखते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर जो है जो हमारी लाइफ साइकिल है जिसमें ग्रास है, डियर है और लॉयन है, उसमें से किसी एक चीज को हटा लो तो क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा. डियर हटता है तो ग्रास बहुत ज्यादा हो जाएगी, लॉयन को खाने को कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर. और अगर लॉयन खत्म हो जाता है तो डियर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और डियर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो उन्हें ज्यादा चाहिए ग्रास ग्रेजिंग के लिए, और जब वो ज्यादा ग्रास और प्लांट्स को खाएंगे तो क्या होगा, जंगल सूखा हो जाएगा. तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए. इस इकोलॉजिकल बैलेंस से क्या होगा कि सारी चीजें जो है वो नॉर्मली चलती रहेंगी. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स are found on earth. Some may be small as a pond, other may be as vast as a ocean. So कुछ इकोसिस्टम, कुछ साइकिल्स जो है तो वो तो बहुत ही स्मॉल है, और कुछ साइकिल ऐसी हैं जो बहुत लंबी हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काफी चीजें आ जाती हैं उसमें. लाइफ साइकिल्स इस तरीके से चलती रहती है. क्लियर. सो दैट्स हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स. ओके. नाउ अब यहाँ पर हमारे पास दो इकोसिस्टम दिए हुए हैं. एक पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड मतलब एक छोटे से तालाब में किस तरीके से जीव जंतु जी रहे हैं और कैसे अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम में एग्जांपल्स क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वेयर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. ओके, क्लियर. और नेक्स्ट जो हमारे को एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज ऑफ अ डेजर्ट इकोसिस्टम. And in desert ecosystem, what all is there? In desert ecosystems, we are having plants, animal, and adaptable to hot and arid conditions. Okay, अब जो desert है, desert में क्या होता है, बहुत ही hot और dry conditions होती हैं. तो इसमें इनका ecosystem में क्या क्या मिलेगा आपको, इनमें वही आपको. Okay, Krish, do you want to ask anything? Because you have raised your hand. You can unmute yourself and ask. Krish, you want to ask anything? Okay, no. Okay, there are one more rule. You have to mute yourself. If you want to ask anything, you can raise your hand. You are having an option, एक hand raise का option आता है. You can raise your hand. As you will raise your hand, I can interrupt in between and I may ask you to unmute yourself and ask anything. So that could be done. Okay, clear? So in desert ecosystem, what all is there in desert ecosystem, plants and animals are adapted to the hot and arid conditions, because वहाँ की जो condition है, they are really hot and arid. So in that adaptation, plants अपने आप को वैसे ही adapt कर लेते हैं. और वहाँ पे plants कैसे होते हैं, cactus type में thorns, bushes वाले plants होते हैं. वहाँ पे green leafy plants तो नहीं मिलेंगे आपको जिनमें leaves होती हैं. Thorns वाले plants मिलते हैं क्योंकि कम पानी में वही अपने आप को survive कर पाते हैं. Clear? और वहाँ के एनिमल कैसे होते हैं, कैमल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं. ठीक है, क्लियर. सो दीज ऑल थिंग्स व्हाट हैपेंस कि ये जो एनिमल्स हैं दे रियली रिक्वायर अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर सो दे कैन सर्वाइव. क्लियर. कैक्टस रिक्वायर अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, so that's why these things are found in deserts. So this is the ecosystem which they have told. So they like this they can survive in the ecosystem. Okay, now we're going to proceed further. And now this is a forest ecosystem. आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स बना हुआ है that is forest ecosystem. Forest ecosystem is what? Forest ecosystem has large number of living organisms that interact among themselves and with the environment.
इन मैराइन इकोसिस्टम, अब मैराइन इकोसिस्टम जो है आपके राइट हैंड साइड में, उसमें क्या है, इन मैराइन इकोसिस्टम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन द वाटर एंड in marine ecosystem large number of organisms live in water and on the ocean floor. ओके अब इकोसिस्टम में जो, अब मैराइन जो इकोसिस्टम है उसमें क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं, या तो पानी में रहते हैं, नहीं तो ओशन, ओशन जो है आपके समंदर उसकी सतह पे, उसके ओशन के फ्लोर पे। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, डियर है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो क्या क्या कौन कौन से जानवर आ जाते हैं, डियर आ जाता है, बियर आ जाता है, टाइगर आ जाता है, मंकी आ जाता है, हेयर आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज में क्या क्या आ जाएंगे, shrubs, soil, water, air are found in ecosystem. Okay. And whereas on the other hand, what all we have, shark, turtle, crab, coral, star, fish, aquatic plants are found in marine ecosystem. और इनमें क्या क्या मिलता है हमारे को, शार्क मिलती है, टर्टल मिलती है, क्रैब मिलते हैं, कोरल मिलते हैं, स्टार फिश मिलते हैं, एक्विटी प्लांट्स मिलते हैं। ये किसमें मिलते हैं, मराइन इकोसिस्टम में। All the forms of life in an ecosystem depends on each other. The different life forms rely on non-living factors for their survival and existence. This interdependence forms the basis of ecosystem. अब यहाँ पे लाइफ जो एक दूसरे पे डिपेंड है, डियर जितने होंगे उतना ही टाइगर को या फिर उतना ही लॉयन को आराम होगा अपने खाने के लिए, क्लियर। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डियर्स किस पे डिपेंडेंट है, डियर्स ग्रास पे, शर्ब्स पे, हब्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, वो वही खाएंगे। तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम बना हुआ है। The term ecosystem was first used by a British ecologist named Arthur G. Tansley. Okay, he was the first person to use this term or made this term ecosystem. Okay, okay. This you can do. You can state an example of an ecosystem, collect the sample of 3 different forms of life and their different feature. Compare these features with that of life form found on other ecosystem. You can take a ecosystem nearby you, आपको कोई ecosystem दिखता है अपने आसपास, it could be anything, it could be a ant ecosystem, ants का हो सकता है ecosystem, या फिर it could be any organism ecosystem, clear, उसको आप mention कर सकते हो। So these are few things. Okay, so these are some examples also. Which could be done. Now let us come to human environment. Human environment continuously makes changes to their surroundings. The relationship of human with the natural and physical environment is called human environment. अब जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग्स में जो चेंजेस लाते हैं और जो उनका अपना रिलेशनशिप है नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, वो क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, एयर, क्लाइमेट एंड वाटर, individual and their families and the communities of the area and their political and economical activities from different parts of human environment. It can be said that human environment includes human being, their creation as well as their activities. अब human environment में क्या है, उनकी जितनी भी क्रिएशंस हैं, जो वो एक्टिविटीज करते हैं, जो सारी चीजें वो करते हैं, दैट कम्स इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पर है एक ह्यूमन एनवायरनमेंट दिखा हुआ है, यहाँ पे ह्यूमंस क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग डेवलप की है, उसके अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यहाँ पर एक फैमिली दिखाई हुई है कि किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्लियर। सो दीज आर व्हाट दिस द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है ये किसने डेवलप किया है, ह्यूमन ने डेवलप किया है। ये बिल्डिंग्स जो है नेचर तो डेवलप नहीं कर पाएगा, नेचर तो अपने आप में बिल्डिंग नहीं बनाएंगी, इसके डेवलपमेंट के लिए ह्यूमंस की जरूरत है, ह्यूमन ही इसको डेवलप करेंगे। सो ह्यूमन बीइंग continuously make changes to their surrounding, और वो अपने जो सराउंडिंग्स में चेंजेस करते रहते हैं हमेशा टाइम के साथ साथ, और इसके साथ साथ वो क्या डेवलप कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग अ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, the physical environment includes all the physical factors such as soil, air, climate and water। और physical environment में क्या होता है, सारे factors होते हैं। वो factors में क्या क्या है, soil है, air है, climate है और water है, clear।
Individual and their families, their communities of an area, and their educational, political, economical activities form different parts of human environment. और human environment सिर्फ यही सब नहीं है. ह्यूमन एनवायरनमेंट में जितने भी वो एक्टिविटीज करें, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मतलब जो भी कुछ वो अपने जीने या कमाने के लिए कर रहे हैं, दे ऑल्सो फॉर्म एन ह्यूमन एनवायरनमेंट. It can be said that human environment includes human being, their creation as well as their activity. it it is also means in the sense जितने भी उनके creation और activities हैं, these all are being coordinated or these are all being done by human environment. So it is the artificial environment which has been developed by a human. Okay. In the early stages of evolution, human civilization, human being used to depend on their surrounding for resources. अब जो अर्ली स्टेज है सिविलाइजेशन का, उसमें ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंडेंट था? पूरी तरीके से अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट था, बट देयर नीड्स वर लिमिटेड. मतलब पहले जो था अर्ली मैन, उसकी नीड्स, उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं रहना था, उसको एसी नहीं चाहिए था, उसको फैन की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे कूलर्स नहीं चाहिए होते थे. क्लियर? उसको व्हीकल नहीं चाहिए घूमने के लिए, उसे गाड़ी की जरूरत नहीं थी. क्लियर? उस टाइम पर उनकी जरूरतें क्या थी? ना के बराबर या बहुत कम जरूरतें रहती थी. ठीक है ना? अर्ली मैन कहाँ रहता था? तब गुफाओं में रहता था. And it was not necessary to cut trees to make houses at that time. और उस टाइम पे पेड़ काट के मकान बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी. As the people traveled on foot and used animal to carry their load, their need and activities did not harm the nature. जब तक आदमी अपने पाँव पे चलता रहा या फिर जानवरों का इस्तेमाल करता रहा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तब तक नेचर को हार्म नहीं होगा. ऑब्वियसली जब आप मतलब जानवर का यूज करोगे, खुद अपने पाँव से जाओगे, तो देन व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और व्हीकल की अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ती है तो देन व्हाट डू यू नीड? यू नीड फ्यूल टू रन. और फ्यूल रन करने के साथ साथ और क्या चाहिए आपको? उसके साथ साथ जब फ्यूल रन होगा, जब फ्यूल कंबस्ट होगा आपकी व्हीकल में, तो क्या होगा? पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा. तो उस टाइम पर जो है ये पोल्यूशन और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि आदमी अपने पाँव से चल रहा था, जानवरों पे सामान ले जाता था. तो इट वॉज वेरी इन्वायरमेंटल, वो बहुत इन्वायरमेंटल चीज थी. In the course of time, human beings evolved intellectually. Agriculture and animal husbandry, together with organized settlement, led to a large-scale cleaning of forests and felling of trees. अब समय के साथ साथ आदमी क्या, आदमी बहुत समझदार हो गया. अब उसने क्या, वो एग्रीकल्चर करने लगा. एनिमल हस्बेंड्री मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, और ये जितने भी एनिमल्स को मतलब तैयार किया जाता है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स और इन अ फॉर्म ऑफ हैविंग मीट और ऑल अदर थिंग्स. तो उस तरीके से उन्होंने एनिमल्स को यूज करना शुरू करा. बिकॉज अब जो चीजें हो रही हैं वो सारी किसके लिए हो रही है? इकोनॉमिकल गेन के लिए हो रही है. लेट टू लार्ज स्केल ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. उसमें क्या, फॉरेस्ट को बहुत बड़े लेवल पे उसने क्या करना शुरू कर दिया? काटना शुरू कर दिया. एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. अब जो जानवर हैं वो पहले की तरह नहीं फ्री हैं, उनको जो है आदमी क्या बांध के रखता है. ट्रांसपोर्टेशन इवॉल्व विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील. और जैसे ही पहिए का निर्माण हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहले तो व्हील भी नहीं था. जब हिस्ट्री में व्हील का निर्माण हुआ तो क्या हुआ? धीरे धीरे और सिस्टम आ गए. बार्टर सिस्टम. अब बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम अगर हिस्ट्री में पढ़ा जाए तो बहुत पुराना सिस्टम था. इस सिस्टम में क्या होता था कि एट दैट टाइम करेंसी वाज नॉट प्रेजेंट. जैसे आज रुपए हैं, नोट्स हैं, बैंक्स हैं, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग और ये सब नहीं होती थी. तब बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक चीज आप दें जो आप प्रोड्यूस करते हैं और उसकी जगह आप दूसरी चीज ले लें. सपोज अगर कोई एक किसान है, सपोज अगर मैं किसान हूँ, क्लियर, और मैंने गेहूं उगाया है, तो मैंने गेहूं उगाया, गेहूं को काटा, गेहूं को साफ किया, सब कुछ किया, मैं बोरी पे उसको पैक कर लूंगा. और जब मुझे चीनी लेने जाना होगा तो मैं उस गेहूं को ले जाऊंगा. और इनका एक रेशियो होता था कि कितने के बजाय कितना क्या मिलेगा. सपोज 2 किलो गेहूं देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 1 किलो चीनी मिलेगी. क्लियर? तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम हुआ करता था. बार्टर सिस्टम में क्या था कि आप जो है आप एक चीज लेकर दूसरी चीज देते हो. उस टाइम पे करेंसी, उस टाइम पे नोट्स नहीं होते थे, तो बार्टर सिस्टम इस तरीके से लोग यूज करते थे. तो barter system emerge as quality of food produced exceeds the quantity of food needs. Clear?
Better communication facilities were gradually invented, the population to increase. As a result, human needs started to stretch beyond the means to fulfill them. Okay. और इसके साथ साथ क्या हो गया, ह्यूमन की नीड्स धीरे धीरे बढ़ती गई। तो बार्टर सिस्टम आपको समझ में आया? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें एक चीज के बदले आप दूसरी चीज एक्सचेंज करते थे। तब करेंसी, उस टाइम पे करेंसी नहीं होता था, उस टाइम पे आप रुपए नहीं देते थे किसी को, you used to exchange the things, उसको हम क्या कहते हैं, those are known as barter system. Clear? So now we are going to stop our chapter here. I will request to all the students to make notes, make diagrams if possible. Okay, you can make the diagrams also, आप notes बना सकते हो यहाँ तक के, so that what that will help you, that will help you in your remembrance, आपको याद करने में वो बहुत अच्छा रहेगा। अब पूरे जो चैप्टर है, जितना भी बड़ा चैप्टर है, उसको कॉम्पैक्ट करके अपने पास रख सकते हो, सो दैट कुड बी डन। क्लियर? और इसके साथ साथ स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो उसको आप नई तरीके से करो, आप किस तरीके से अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, सो दैट कुड बी डन। सो टुडे वी हैव डन ह्यूमन एनवायरनमेंट। फर्स्ट we have done all the 4 limbs of earth, then we have done human environment, and then ecosystem. And ecosystem, what we have done, we have seen pond ecosystem, desert ecosystem, and along with that what we have seen, forest ecosystem and marine ecosystem. Okay, clear? Please don't scribble on your screen pe mat likhiye. Clear? So these all things which we have done. So that was all for today. Till then, study well, take care, have a very nice and happening day, take care of yourself, God bless you all. Bye, sir.